लखपति दीदी योजना से सशक्त होती महिलाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकास के लिए आधी आबादी की भूमिका अहम। जैसलमेर में लखपति दीदी सम्मेलन में 45 लाख महिलाओं को मिली बड़ी सौगात। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात का करेंगे दौरा। अहमदाबाद और कलोल में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नवरंगपुरा में गुजरात साहित्य महोत्सव का भी करेंगे उद्घाटन। गुजरात के तट पर 20 भारतीयों को ले जा रहे जहाज पर ड्रोन हमले के बाद भारत की त्वरित कार्रवाई। 20 भारतीयों को बचाने के लिए भेजे जहाज। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में उत्तरी गजा में इजरायली टैंक की गोलीबारी जारी। नेतन्याहू से बातचीत के बाद बाइडेन ने दी सफाई, युद्ध विराम के लिए नहीं कहा। अफ्रीकी देश बुरुंडी में गोलीबारी, हमलावर ने की 20 लोगों की हत्या। बुरुंडियन सशस्त्र विद्रोह समूह रेड तबारा ने हमले की ली जिम्मेदारी। खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच खेले जा रहे मुंबई टेस्ट का आज अंतिम दिन। तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर 233 रन बनाकर बनाई 46 रन की बढ़त। आज भारत के ऑस्ट्रेलिया को बड़ी बढ़त लेने से रोकने की होगी कोशिश। और उत्तर भारत के राज्यों में बड़ी ठंड। मौसम विभाग ने कहा, कोहरे से 3-4 दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। रोहतांग में अटल सुरंग क्षेत्र के पास हुई ताजा बर्फबारी से तापमान में गिरावट। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश को विकसित बनाने में महिलाओं का महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। जैसलमेर में लखपति दीदी सम्मेलन में 45 लाख महिलाओं को बड़ी सौगात सौंपने के बाद राष्ट्रपति ने सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के काम महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं के कार्य में समान भागीदारी से सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी होती है। कोई भी देश अपने 50% आबादी की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकता है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन एवं आकलन से ये रेखांकित करते हैं कि अगर वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो तो भारत की जीडीपी में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है। देशवासियों का प्रण है कि भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में आजादी की शताब्दी मनाए। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारे आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन ये तभी संभव है जब देश की प्रत्येक महिला सबला हो, आत्मनिर्भर हो और सशक्त हो। महिला सशक्तिकरण अपने आप में महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की वर्कफोर्स में समान भागीदारी सामाजिक और आर्थिक प्रगति में भी अहम योगदान देती है। कोई भी देश अपने 50% आबादी की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकती है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन एवं आकलन ये रेखांकित करते हैं कि अगर वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो तो भारत की जीडीपी में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात का दौरा करेंगे। अमित शाह अहमदाबाद और कलोल में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों और उनके परिजनों के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह मंत्री पानसर तालाब का लोकार्पण और विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। अमित शाह विशाल एकता सम्मेलन में भाग लेंगे और सरदार पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री गांधीनगर जन्मोत्सव द्वारा आयोजित सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ भी करेंगे। अमित शाह नवरंगपुरा में गुजरात साहित्य महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 2 द्वारा हवाई अड्डों की श्रेणी में इंटीरियर 2023 के लिए वर्ल्ड स्पेशल पुरस्कार जीतने पर बेंगलुरु वासियों को बधाई दी है। उन्होंने पिछले साल हुए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के अवसर की तस्वीरें भी साझा की हैं। तस्वीरें साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने एक संदेश में कहा है कि ये सराहनीय उपलब्धि है। बेंगलुरु वासियों को बधाई। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल 2 केवल ऊर्जावान बेंगलुरु शहर का प्रवेश द्वार ही नहीं है, बल्कि यह असाधारण वास्तुशिल्पीय प्रतिभा भी प्रदर्शित करता है। यह उपलब्धि विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को कलात्मक सुंदरता के साथ संयोजित करने में देश के बढ़ते कौशल को दर्शाती है। पिछले साल टर्मिनल भवन के उद्घाटन की झलकियां यहां दी गई हैं। बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। गुजरात के तट पर 20 भारतीयों को ले जा रहे जहाज पर ड्रोन हमले के बाद भारत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 20 भारतीयों को बचाने के लिए जहाज भेजे हैं। अरब सागर में कच्चे तेल ले जा रहे एक वाणिज्यिक पोत पर संदिग्ध ड्रोन हमला हुआ है। इस हमले के कारण टैंकर में आग लग गई। इस आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। लगभग 20 भारतीयों सहित चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। यह घटना भारत के वेरावल से 200 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में हुई है। अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिन तक चली बैठक शनिवार को शाम खत्म हो गई। बैठक के बाद उड़ीसा बीजेपी के अध्यक्ष मनमोहन सामल ने डीडी न्यूज को बताया कि नेताओं और कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में कमर कसकर उतरने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज ने उड़ीसा बीजेपी के अध्यक्ष मनमोहन सामल से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिन चली बैठक के बाद हमारे साथ उड़ीसा बीजेपी के अध्यक्ष मनमोहन सावल हैं, जो अभी हमसे बीजेपी दफ्तर पर बातचीत कर रहे हैं। सावल साहब, क्या रहा 2 दिनों तक बहुत मैराथन बैठक चली। प्रधानमंत्री ने भी उत्साह बढ़ाया, गृह मंत्री ने आज उत्साह बढ़ाया, क्या मूल मंत्र दिया? वो तो हमारा ये तो इलेक्शन दृष्टि से पूर्व बैठक था। चुनाव के दृष्टि से सांगठनिक और स्थिति का समीक्षा हुआ और क्या क्या संगठन दृष्टि होगा, चुनाव दृष्टि से क्या होगा, इसका समीक्षा हुआ और प्रधानमंत्री ऑब्जर्व किए, बताए जो चुनाव में सबको लगना चाहिए। हम तो जो हमारा कुछ हम आम जनता के पास जाना चाहिए और जो किए हम सबके ब्लैक एंड व्हाइट सबका लोग आम जनता के सामने है। हमने जो कमिटमेंट किए वो काम किए। जो परिस्थिति आया देश का इसको किए। 2047 विकसित भारत के लिए हमने संकल्प लेके सबको लगना पड़ेगा काम में। अमित भाई ने क्या मूल मंत्र दिया कि जीत ऐसी होनी चाहिए जो विपक्ष को सोचना पड़े? नहीं, वो तो बताए कि जो परिस्थिति जो राज्य का है वो राज्य अनुसार आपको वही स्ट्रेटेजी रणनीति लेके लड़ना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव का कुछ लक्ष्य भी रखा गया कि 400 से आंकड़ा इस बार पार करना है। नहीं, ऐसा नहीं। चुनाव में लगना है और आम जनता का आशीर्वाद होगा। 19 का रिकॉर्ड के आगे जाएंगे। इस बार सबका विश्वास है देश भर, बोलना क्या जरूरत है। चलिए, 2019 का रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ेगी, यह मूल मंत्र जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में देने की कोशिश की, जिसको उड़ीसा बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं मनमोहन सावल, उन्होंने साफ तौर पर बताया और ये कहा कि मूल मंत्र किला फतह करने का है कि 2024 का किला फतह कैसे किया जाए। कैमरामैन भीम सिंह के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब इसरो से जुड़ी खबर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि हमें हमेशा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते समय सावधान रहना चाहिए। सभी टेक्नोलॉजी में ऐसी बात है जो अच्छी बात है, खतरनाक बातों भी है। सो इसलिए मैंने इसी बात को हमने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया थी कि
we have to be very careful while we deal with high technology. AI is also like that. If you are not careful, then it can overtake you. It can destroy you. This is the point that Novel Harari has brought out. He's going to bring out in his new book. I heard his speech recently. So he's speaking about AI and how it can destroy your civilization itself if you are not careful in next 25-50 years. गुलामी की मानसिकता को खत्म करने और नए भारत के लिए नए कानून लाने की दिशा में मोदी सरकार ने प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 को संसद से पारित करा लिया है। अब नया कानून अंग्रेजी हुकूमत के जमाने से चले आ रहे प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 का स्थान लेगा। प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 के नए कानून में किसी भी कार्यालय में गए बिना ही ऑनलाइन प्रणाली के जरिए पत्र पत्रिकाओं के शीर्षक आवंटन और पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और समकालिक बना दिया गया है। सबसे जरूरी चीज यह है कि प्रकाशकों को अब जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय अधिकारियों के पास संबंधित घोषणा को प्रस्तुत करने और इस तरह की घोषणाओं को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस बिल के पास होने के बाद मीडिया जगत में खुशी का माहौल है। आइए देखते हैं मीडिया संस्थान से जुड़े वरिष्ठ संपादक ने नए कानून के बारे में क्या कहा है। प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 जो संसद में भी पारित हुई है, मेरी समझ से ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही समय के अनुसार उठाया हुआ कदम है। ये अब जो प्रेस पत्रिका अखबार जो भी निकालना चाहेंगे उनको रजिस्ट्रेशन लेने में जो दौड़ लगानी पड़ती थी, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, उसमें काफ़ी हद तक सहूलियत मिलेगी और अब 60 दिन में ही रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। और 156 साल पुराने कानून को हटा के सरकार ने प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक जो लाई है, उसको मैं बहुत ही अच्छा कदम मानता हूँ पत्रकारिता के लिए। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के राज्यों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि मैदानी इलाकों में कोहरे से 3-4 दिनों तक राहत नहीं मिलेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फ गिरने और पंजाब और हरियाणा में दूर दराज के स्थानों पर मध्यम बारिश होने के अनुमान हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माही और लक्षद्वीप में अगले 4 दिनों तक हल्की से लेकर मध्यम बारिश जारी रह सकती है। वहीं बात करें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और उड़ीसा की और साथ ही हरियाणा और राजस्थान की, तो यहाँ कुछ भागों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। जबकि पंजाब की बात करें तो वहाँ कुछ भागों में अगले 4 दिनों तक बहुत घने कोहरे रहने की स्थिति रह सकती है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में कल तक के न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का अनुमान है और पूर्वी भारत का न्यूनतम तापमान अगले 2 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। रोहतांग के अटल सुरंग क्षेत्र के पास हुई ताजा बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा। पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबरें विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। विकसित भारत संकल्प यात्रा जम्मू कश्मीर में जिला सांबा के ब्लॉक राजपुरा की सीमावर्ती पंचायत मदून पहुंचे। खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त शकील उल रहमान राथर यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने सरकार की प्रमुख योजनाओं के तहत अपनी उपलब्धियों और सेवाओं को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न विभागों के स्टॉलों का दौरा किया। उन्होंने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखा। आईईसी वैन के माध्यम से लोगों ने प्रधानमंत्री का संदेश सुना।
यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी खंड के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की सफलता की कहानियों और अनुभवों को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर लाभार्थियों और क्षेत्र के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। पहले जब हमारा कच्चा मकान था हमें बहुत परेशानी होती थी और बारिश आती थी और पानी अंदर आ जाता था और हमें और बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती। जब से हमें पक्का मकान मिला है। तो मैं प्रेग्नेंट थी और 3.5 महीने हुए थे, मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, तब मुझे 1000 रुपीज़ मिला था। और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट थी वो मैंने 8 मंथ्स में उनको बताया था कि अब मेरा लास्ट चेकअप है तो मुझे 2000 रुपीज़ दिया। और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट थी जब मेरा बेबी 3.5 मंथ्स का हुआ, उसको वैक्सीनेशन कंप्लीट हुई 3.5 महीने वाली, तब मुझे जाके 2000 मिला। पहले जब खेती बाड़ी करते थे पैसा नहीं मिलता था, उधार लेना बड़े बड़े लालों से, तो बस वो ही ख़त्म करना, हम तो कर्जे में ही रहते थे। जब अब मोदी सरकार आया, इन्होंने KCC बनवाया हमारा, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी बड़े साहूकार के पास जाने के लिए। पहले बहुत दिक्कत होती हुई, हूँ थोड़ा बहुत सानू स्वान करना, रोटी बनाने हैं, खाना बन जाता है। पहले लकड़ियाँ लाना था, आग लगानी थी, किसी के घर जाने थे, माचिस नहीं मिलती थी, किसी के घर जाना आग बली है उधरा लाना, फिर हाँ रोटी बनानी, कोई मेहमान आ जाता था तब बड़े बहुत दिक्कत होती। साल का 6000 रुपया मिलता है, वो हमारे सीड खरीदने में और कई जो समय अनुसार जो हमें खाद खरीदनी है उसमें बहुत मदद करता है। और जो मैंने किसान क्रेडिट कार्ड भी बना रखा है और उसका भी मुझे समय समय पर बहुत ज़्यादा लाभ होता है। पहले बहुत सारी दिक्कतें आती थी जिससे हम जो है सीड खरीदने में और खाद खरीदने में हमें प्रॉब्लम आती थी। अस्पताल में अपना हरनी का इलाज कराया और मेरा कोई पैसा नहीं लगा, इससे बहुत फायदा है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर रियासी के लोगों ने महत्वाकांक्षी विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करने के लिए सरकार की सराहना की, जिससे उन्हें अपने दरवाजे पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के अलावा उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सभी योजनाओं के बारे में जानने का अवसर मिला। रियासी पहुंचे विकसित भारत संकल्प यात्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान सचिव HUD प्रशांत गोयल की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुनाया। इस अवसर पर रियासी के उपायुक्त विशेष महाजन, विभिन्न जिला अधिकारियों के अलावा PRI सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन पर प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो संदेश ध्यानपूर्वक सुना। इस अवसर पर कुछ लाभार्थियों ने सरकार की योजनाओं से अपने जीवन में आए बदलाव का भी जिक्र किया। एग्रीकल्चर वालों ने हमें भी काफ़ी बेनिफिट दिया है। उन्होंने हमें मशरूम के कंपोस्ट वाले बैग दिए थे 200, तो हमने लगाए हैं। तो 28 दिन में हमने 30,000 रुपये सैलरी बना ली है उससे। और उम्मीद परिवार से जुड़ी हुई हूँ। हमने उम्मीद परिवार से बहुत सारे बेनिफिट उनसे लिए हुए हैं। जब से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं हमने अपने पाँव पे खड़े हैं। हमने हॉर्टिकल्चर वालों से भी बहुत कुछ स्कीमें उनसे ली हुई है। हम एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट तेजस्विनी अंडर तेजस्विनी स्कीम से लोन लिया हुआ है और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ मोदी सरकार का और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिपार्टमेंट का। मैं मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने गरीब लोगों को अपनी 9 साल के सरकार में गरीब लोगों का जो बेनिफिट दिए हैं, जैसे PMAY के मकान हो, पहले साल का 1 मकान आया करता था, अब महीने में 100 मकान हमारी पंचायतों में PMAY के मकान आ रहे हैं। और रही बात 2-2 हज़ार किसान वाले, सीधे डायरेक्ट उनके अकाउंट में आ रहे हैं। पूजा बोड़ाना के घर का किचन और शौचालय पहले कच्चे थे। घर में आए दिन में कीचड़ हो जाया करता था। सोने बैठने में डर लगता था क्योंकि मकान कच्चा था। पूजा को प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी सास को बताया। उनकी सास गंगाबाई बोड़ाना ने इस योजना के लिए पंजीकरण करवाया और योजना के अंतर्गत लाभ लेकर घर को पक्का बना लिया। पूजा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अपने घर की कहानी अपनी जुबानी बताई। आइए आपको सुनवाते हैं। देवास में रहती हूँ, मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है। पहले मेरा मकान कच्चा था, अब मेरा मकान अच्छा बन गया है। पहले मेरे को बहुत परेशानियाँ होती थी। चद्दर का मकान था हमारा,
पहले बहुत पानी वानी चलता था, नाली का कीचड़ हमारे घर में घुसता था। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण हमारा घर बहुत अच्छा बना है और हम बहुत खुश हैं। मोदी जी को मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। पहले किचन हमारा कच्चा था, लेकिन अब हमने टाइल्स वाइल्स लगा के अच्छा बना लिया। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। गजा में इजरायली सेना के भीषण हमले जारी हैं। गजा में सबसे बड़े शरणार्थी क्षेत्र जबालिया में इजरायली विमानों ने बमबारी की तो टैंकों से गोलीबारी हुई। इजरायली टैंक अब शहर में दाखिल हो गए हैं। हमास ने दावा किया है कि उसने 5 इजरायली टैंक नष्ट कर दिए हैं। 78 दिनों के युद्ध में गजा में शनिवार को 201 लोग मारे गए हैं और मृतक संख्या बढ़कर 20,258 से ज्यादा हो गई है, जबकि इजरायल के 140 सैनिक मारे गए हैं। बंधकों की रिहाई के बदले हमास की स्थायी युद्ध विराम की शर्त पर शांत रहते हुए इजरायल ने गजा में अब हमले तेज कर दिए हैं। वहीं इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर कहा है कि जिसमें रक्षा मंत्री योव गैलेंट और आपातकालीन मंत्री बेनी गैंट्स को उत्तरी गजा में सैनिकों का दौरा करते हुए दिखाया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के फिलिस्तीनी क्षेत्र के लिए अधिक सहायता की अपील करने के बाद भी इजरायल ने उत्तरी गजा में हमले और तेज किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उन्होंने फोन पर बात की है। बातचीत में जानकारी देते हुए बाइडेन ने बताया है कि उन्होंने संघर्ष विराम के लिए नहीं कहा है। वहीं नेतन्याहू के दफ्तर ने साफ किया है कि हम अपने सभी लक्ष्यों को हासिल कर ही रहेंगे। लक्ष्य हासिल होने तक युद्ध जारी रहेगा। आईडीएफ ने पिछले सप्ताह हमास के करीब 200 आतंकियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सेना ने कहा है कि आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक करीब 700 आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अफ्रीका के बुरुंडी सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा है कि पड़ोसी लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो स्थित एक विद्रोही समूह के हमले के बाद बुरुंडी में कम से कम 20 लोग मारे गए हैं। प्रवक्ता जेरोम न्योनजेमा ने एक बयान में कहा है कि मारे गए लोगों में 12 बच्चे और 3 महिलाएं थीं, जिनमें से 2 गर्भवती थीं। हमले में कांगो के साथ तांगानिका झील की सीमा के करीब पश्चिमी शहर वुगीजो में कल शाम 9 घरों को निशाना बनाया गया। पूर्वी कांगो के दक्षिण किवू में स्थित एक बुरुंडियन सशस्त्र विद्रोही समूह रेड तबारा ने एक्स पर एक पोस्ट में हमले की जिम्मेदारी ली है। नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार कर चुके समूह ने 9 सैनिकों और 1 पुलिस अधिकारी को मारने का दावा किया है। बुरुंडियन अधिकारी रेड तबारा को एक आतंकवादी आंदोलन मानते हैं। ये समूह पहली बार 2011 में सामने आया था और साल 2015 के बाद से इस पर बुरुंडी में कई हमलों का आरोप लगाया गया है। और अब खेल से जुड़ी खबरें। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच मुंबई के वानखेड़े में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में आज चौथे और अंतिम दिन का खेल खेला जाएगा। इससे पहले तीसरे मैच का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट पर 233 रन बना लिए हैं। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को 46 रन की बढ़त हासिल हो गई है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ताहिलिया मैकग्राथ ने 73 रन की पारी खेली, जबकि एलिस पेरी ने 45 रन बनाए। कप्तान एलियासा हिली ने 32 रन का योगदान दिया। इससे पहले भारत की पहली पारी में 406 रन पर वे समाप्त हो गई थी और भारत ने 187 रन के बढ़त हासिल की थी। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 78 रन की पारी खेली, जबकि वहां पूजा वस्त्राकर ने 47 रन बनाए। अनुभवी मुक्केबाज स्वीटी बुरा और पूजा रानी ने महिलाओं की राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के दूसरे दिन जीत दर्ज करके प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। मौजूदा विश्व चैंपियन स्वीटी ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड की अल्फिया पर 4-1 से संघर्षपूर्ण जीत दर्ज की। वहीं एशियाई चैंपियनशिप में 2 बार की स्वर्ण पदक विजेता पूजा ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में नागालैंड के रेनू को आसानी से 5-0 से हरा दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग के आर्सेनल ने शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति बरकरार रखी है। आर्सेनल और लिवरपूल के बीच खेला गया ईपीएल का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। आर्सेनल ने मैच के चौथे ही मिनट में गोल करके बढ़त ले ली।
टीम के लिए ये गोल गैब्रियल ने किया। हालांकि 29वें मिनट में लिवरपूल के स्टार स्ट्राइकर मोहम्मद सालाह ने गोल करके मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। दूसरे हाफ में दोनों टीमों की तरफ से गोल करने के कई असफल प्रयास देखने को मिले। इस मैच के बाद आर्सेनल ने अंक तालिका में लिवरपूल को 1 अंक के पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान पर कब्जा बनाए रखा है। और अब मौसम का मिजाज जान लेते हैं, जहां देखते हैं विभिन्न राज्यों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।